हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज हम दोस्तों यूपी पुलिस के लिए दोस्तों हिंदी की क्लास, संपूर्ण हिंदी का मैराथन क्लास लेके आ चुके हैं दोस्तों, जो कि विनायक बैच के द्वारा, नवीन सर के द्वारा हिंदी क्लास कराई गई थी दोस्तों। आज हम आप लोगों के सामने हैंड नोट्स के माध्यम से पूरी संपूर्ण क्लास का एक साथ रिवीजन कराने वाला हूँ। ये दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, 4-5 घंटे की हो सकती है, लेकिन दोस्तों एक ही साथ आपको सारी क्लासेस के रिवीजन एक ही साथ हो जाएगा। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे आपको सारी क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी। लगभग दोस्तों 54 MB का पीडीएफ है। तो दोस्तों पीडीएफ पाने के लिए दोस्तों वीडियो में धैर्य बना के बने रहेगा। चलिए आज वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों महामैराथन होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका टॉपिक रहने वाला है वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, उपसर्ग, प्रत्यय, वर्ण विन्यास, वर्तनी, रस, छंद, अलंकार, वाक्य, वाक्य शुद्धि, विलोमार्थी, पर्यायवाची, संसूत्री, भिन्नात्मक, सर्व, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, अपठित गद्यांश, लिंग, वचन, काल, कारक, तद्भव, तद्भव, शब्दरूप, हिंदी भाषा का इतिहास एवं विकास, प्रसिद्ध पंक्ति, लेखक, रचनाएं, पुरस्कार। तो ये सब दोस्तों आपके टॉपिक हैं दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा। दोस्तों आवाज़ में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो दोस्तों प्लीज़ आप लोग इसे मेंटेन करिए, क्योंकि दोस्तों आज हम संपूर्ण हिंदी मैराथन कराने वाले हैं दोस्तों। संपूर्ण हिंदी की क्लास एक साथ आपको कराने वाले दोस्तों। ये दोस्तों महामैराथन है दोस्तों, लगभग 5-6 घंटे को हो सकती है। तो दोस्तों धैर्य बना के बने रहिएगा, पीडीएफ भी देने वाला हूँ। तो चलिए पहला अध्याय आपके सामने, वर्णमाला। थोड़ा स्पीड में दोस्तों देखिए। वर्णमाला की परिभाषा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अक्षर वर्ग में अंतर, जो ध्वनि मुख से निकलती हैं, आकार में व्याप्त हो जाती हैं, उसे हम अक्षर कहते हैं। वर्ण आपका मुख से निकली ध्वनि को लिखित रूप देनी होती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को ध्वनि कहते हैं। कुल वर्ण आपके 52 होते हैं, जिसमें 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, 2 अयोगवा होते हैं, 4 संयुक्त होते हैं और 2 उच्चित व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। इनमें आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार होते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 1885 में देवनागरी लिपि और हिंदी वर्तनी का मानवीकरण जारी करा था। नेक्स्ट पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय अंक। इसमें अंतर्राष्ट्रीय अंक आपको इस प्रकार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और देवनागरी अंक आपको देख सकते हैं इस प्रकार, हिंदी एकदम हिंदी, प्योर हिंदी ये है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वर। परिभाषा इसका हो जाएगा, वे वर्ड जिसका उच्चारण स्वतंत्र बिना रुकावट रूप होता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ आदि आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा है, वे वर्ड जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, अर्थात स्वरों की सहायता से उच्चारित होते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे कि क में आपका आधा क प्लस अ होता है, क में भी आधा क प्लस अ होता है, ऐसे ही कई व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, क में आपका हलंत लगा के इस प्रकार आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आप लोगों को दोस्तों पीडीएफ दे दूंगा। दूसरा क्लास दोस्तों ऊपर है, पीडीएफ थोड़ा आगे पीछे है। दूसरा क्लास आपका स्क्रीन पर है, देख सकते हैं। दूसरा पार्ट आ गया। व्यंजन को आधा लिखने का तरीका, यहाँ पे देखिए व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती हैं, और इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। दो आपके क फ जो नीचे तरीका लोटनी घुमावदार होते हैं 9 होते हैं, जो खड़ी पाई पर नहीं करते हैं उन्हें 22 होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदु लगाने का तरीका। तो बिंदु लगाने का तरीका इस प्रकार होता है, पश्चिमाक्षर में 3 के बाद होता है, और एक अरबी फारसी शब्द नुक्ता जिसे बोलते हैं, शब्द के आगे लगाते हैं। और एक होता है अनुस्वार, जैसे पंप, आडंबर, हलंत, इन सब में जैसे लगा देख सकते हैं। एक होता है उच्चित, जिसे तांडन जात द्विगुण कहते हैं। यह इसके 5 नियम होते हैं। किसी शब्द की शुरुआत में उच्चित नहीं होना होगा, अंग्रेजी के शब्दों में नहीं होगा, द्वित व्यंजन में नहीं होगा, यह स्पर्श यदि तो नहीं प्रयोग होगा, तथा तुरंत पहले या तुरंत बाद अनुसार हो तो नहीं प्रयोग होगा, जैसे आडंबर, ग्राम, डरपो इत्यादि में। नेक्स्ट पॉइंट, वर्णमाला का तीसरा पार्ट आपके स्क्रीन पर है। वर्णमाला का तीसरा पार्ट देखते हैं, स्वरों का वर्गीकरण। तो स्वरों का वर्गीकरण इस प्रकार है दोस्तों। पहला है आपका मात्रा के आधार पर 2 होते हैं, जिसमें हस्व स्वर आता है, 3 होते हैं, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। हस्व स्वर यह एक मात्रिक स्वर है, इसकी कुल संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर आपका द्विमात्रिक स्वर है, इसमें टोटल कुल 7 अंक हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, हर्ष यानी जिसे लघु एक मात्रिक स्वर कहते हैं, जिसके उच्चारण में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहा जाता है। दीर्घ मतलब द्विमात्रिक स्वर, जिनके उच्चारण में लघु स्वर से दोगुना समय लगे उसे हम द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आ, ई, उ आदि आते हैं। नेक्स्ट, लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से कुछ अधिक समय लगे उसे हम लुप्त स्वर कहते हैं। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, जिसमें ओडम, राउंडम इस प्रकार होता है। नेक्स्ट, नोट करने वाली बात है, व्यंजन की मात्रा नहीं होती है, मात्रा सिर्फ स्वरों की होती है। नेक्स्ट पॉइंट, जीवा के आधार पर। जीवा के आधार पर भी 3 होते हैं, अग्र, मध्य, पश्च।
अग्र में आपका जो जीभ के अगले हिस्से में उच्चारित किए जाते हैं उसे अग्र कहते हैं, जैसे ई ए। और मध्य में आपका जीभ के मध्य हिस्से से उच्चारित जैसे अ। और पश्चिम में आपका जीभ के पिछले हिस्से से उच्चारित होते हैं उसे जैसे आ उ ओ आदि आते हैं। जीवा के आधार पर वर्गीकरण हो तो ऋषि को क्यों शामिल नहीं किया जाता? तो आपका यह ऋषि ऋण, इसमें ऋ ध्वनि आता है। एंड उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या टोटल 10 होती है। वहीं बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपका र के आपके रूप आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार होते हैं। र के बहुत रूप होते हैं। विस्तृत स्वर आप में मुख पूरा खुला आ, और अर्ध विस्तृत स्वर में मुख आधा खुला होता है। समृद्ध स्वर में आपका मुख लगभग बंद रहता है। अर्ध समृद्ध स्वर में आपका मुख आधा बंद रहता है। जाति विभाजन के 2 प्रकार होते हैं, सजाती स्वर होते हैं, विजाति स्वर होते हैं। वे स्वर जो एक जाति को तो सजाती कहते हैं, वे स्वर जो अलग अलग जाति होते हैं विजाति स्वर कहते हैं। आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं अ मिलकर आ बनाते हैं, ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं। और विजाति स्वर में जैसे अ ई बन के ए बनते हैं, अ आई बन के आपका आई बनता है। इसी प्रकार नेक्स्ट पॉइंट आपका वर्णमाला का चौथा पार्ट आ गया परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। इस आधार पर आपका 3 प्रकार होता है, अनुनासिक, अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। जिनमें नाक से कम मुख से ज़्यादा वायु निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। अनुस्वार जिनमें नाक से अधिक मुख से कम उसे अनुस्वार कहते हैं। विसर्ग संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होता है उसे विसर्ग कहा जाता है। उदाहरण आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोट करने वाली बातें हैं, पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग स्वर नहीं है। यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, अतः इनको अयोगवाह कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट इस प्रकार आप लोग पढ़ लीजिएगा। व्यंजन आपका देख सकते हैं, आपका इस प्रकार व्यंजन होता है। इसका इस बार संघर्षी व्यंजन आपका 4 वर्ग है। नेक्स्ट पॉइंट वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या। वर्गीय व्यंजनों की कुल संख्या 25 होती हैं, जिसमें 16 स्पर्शी होते हैं, 4 आपका स्पर्श संघर्षी होते हैं, 5 आपका नासिक व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। इसमें आपका 4 होते हैं। इनको डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने संघर्षहीन यानी सप्रवाह व्यंजन भी कहा था इन्हें। नेक्स्ट पॉइंट ऊष्मी व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में जोर से श्वास खींचना पड़ता है उसे ऊष्मी व्यंजन कहते हैं, जैसे स से सलजम, स से होता, श से षटकोण, ह से हल। नेक्स्ट पॉइंट आगत स्वर। यदि अंग्रेजी के शब्दों को हिंदी में लिखा जाए तो उसे आगत कहते हैं, जैसे होटल, हॉस्पिटल, कॉलेज, नॉलेज, काफ़ी, ऑपरेशन। नेक्स्ट पॉइंट वर्णमाला का 5वां पार्ट आपके स्क्रीन पर है। उच्चारण के आधार पर वर्ण का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर इस प्रकार हो सकता है, देख सकते हैं कंठ, तालव्य, मूर्धन, जंतव्य, ओष्ठ, इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। नई विकसित ध्वनि इन्हीं को कहते हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग हिंदी भाषा में राजश्री प्रसाद सितारे हिंद द्वारा किया गया था। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी और उर्दू शब्द। हिंदी में आपका कफ इस प्रकार लिखता है, इसमें उर्दू में आपका नुक्ता प्रयोग होता है। खाना इस प्रकार लिखते हैं, खाना में इसमें नुक्ता प्रयोग किया जाता है। गोल इस प्रकार लिखते हैं, उर्दू में आपका नुक्ता का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आप लोग ये देख सकते हैं, देख लीजिएगा, PDF आपको दे दूंगा। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण। प्राणत्व के आधार पर व्यंजन 2 होते हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। जिनके उच्चारण में कम श्वास खर्च हो उसे हम अल्पप्राण कहते हैं, और जिनके उच्चारण में अधिक श्वास खर्च हो उसे हम महाप्राण कहते हैं। इसमें आपका अल्पप्राण में आपका पहला, तीसरा, 5वां आता है, और इसमें टोटल स्वर 11 होते हैं, और कुल अल्पप्राण की संख्या 31 होती हैं। और महाप्राण आपके दूसरा और चौथा, इसमें आपका कुल महाप्राणों की संख्या 15 होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वर्णमाला का 6वां पार्ट। अल्पप्राण आपका टोटल 31 होते हैं, आप लोग देख चुके हैं, बता चुका मैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्णों की प्रकार। तो आपको 2 प्रकार होते हैं, एक घोष होता है, एक अघोष होता है। स्वतंत्रियों पर पास आने पर उनके बीच हवा निकलती है उसे घोष कहते हैं, और स्वर तंत्रियों के पास आने पर उनके बीच से हवा नहीं निकलती उसे हम अघोष कहते हैं। इसमें आपका आता है तीसरा, चौथा, 5वां। और वहीं बात कर ले अघोष में आपका आता है पहला, दूसरा। अघोष की संख्या टोटल 13 है और घोष की संख्या 31 है। नेक्स्ट पॉइंट संयुक्त व्यंजन। वे व्यंजन जिनका निर्माण एक से अधिक व्यंजन से हुआ उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसकी कुल संख्या 4 होती है, जिसमें आपका क्षत्रिय, त्रिशूल, ज्ञानी और ऋषि होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट स्वर क्रम। स्वर क्रम आप लोग इस प्रकार देख सकते हैं, आप लोग देख के समझ सकते हैं, और व्यंजन क्रम आप लोग देख सकते हैं। इन सभी क्लासेस का PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है दोस्तों, वहाँ पे सारी क्लासेस की PDF दे दूँगा। दोस्तों क्लास लंबा होने वाला, 4-5 घंटे का होने वाला है। ये दोस्तों हम महा मैराथन करा रहे हैं, जो विनायक बैच के द्वारा नवीन सर हिंदी क्लास कराए थे, उसका हम संपूर्ण हैंड रिटन नोट्स रिवीजन करा रहे हैं दोस्तों।
तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप किए हुए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आप लोग क का आप लोग जैसे कक्का की पढ़ते हैं, इस प्रकार आप लोग इसे देख लीजिएगा। वर्ण विच्छेद आप लोग देख सकते हैं, क का वर्ण विच्छेद आधा का प्लस ओ होता है। की में आपका अभी ई का मात्रा लगता है, इसी प्रकार आप मात्रा लगा के वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं संज्ञा पाठ की ओर। हमारा वर्णमाला खत्म हो चुका, संज्ञा में घुस गए हैं दोस्तों। संज्ञा का परिभाषा होगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को सजा संज्ञा कहते हैं। जैसे रमेश, बाल्टी, प्रयागराज, खुशी, ये सब आपकी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, यथार्थवाचक और भाववाचक होते हैं। तो यथार्थवाचक में आपका दृश्य रूप होते हैं, जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। और दूसरा इसमें आपका अदृश्य रूप होते हैं। प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा 5 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक और समूहवाचक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक में आपके 2 होते हैं, पदार्थवाचक और समूहवाचक। वही बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। दृश्य और सदैव एक वचन होता है और दुनिया में विशेष और अकेली होता है, जैसे प्रयागराज, मेरठ, रमेश, ताजमहल, माउंट एवरेस्ट। वहीं बात कर लेते हैं जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत। दृश्य होता है और बहुवचन बन सकता है, और जिसमें जैसे और हो उन्हें हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे कुत्ता, लड़का, लड़की, पहाड़ इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट भाववाचक संज्ञा। अदृश्य, यह अदृश्य होता है, यह एक वचन होता है सदैव, और इसे हम प्लेट में न परोस जा सके उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहब्बत, नफरत, बुराई, ये सब होते हैं, इन्हें हम मोहब्बतें, नफरतें, बुराइयाँ ये सब जोड़ के इसे जातिवाचक बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे ताजमहल, यमुना, गंगा, दिल्ली का लाल किला, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट जातिवाचक संज्ञा। ये आपका दृश्य होता है, बहुवचन होता है, जिसके जैसे और हों उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। वहाँ संज्ञा जो किसी जाति या अजाति का बोध कराते हैं, जैसे आपका नदी, जानवर, अध्यापक, मंत्री, वकील आदि। नेक्स्ट पॉइंट प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक में रखा जाता है, जैसे भूकंप, ज्वालामुखी आदि होते हैं। नेक्स्ट संज्ञा का दूसरा पार्ट आपके स्क्रीन पर है, भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो भाव, गुण, दोष अथवा आदि को दर्शाता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यह आपका अदृश्य होता है, सदैव एक वचन होता है, इन्हें हम प्लेट में नहीं परोस सकते। इसके अंतर्गत जैसे खुशी, ईमानदारी, दुख, परिश्रम, उदास, अच्छाई, प्रेम, प्यास, क्रोध, भूख, ये सब आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, जैसे सजावट, बनावट, वीरता, गुप्ता, क्रोध आदि। द्रव्यवाचक संज्ञा। वे संज्ञा जो किसी दृश्य का बोध कराते हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा। इसमें खाने पीने की चीज़ें जैसे तेल, पानी, दूध, घी, खनिज और धातु जैसे लोहा, सोना, चांदी, जिसकी गिनती न हो सके उसे हम द्रव्यवाचक के अंतर्गत रखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट समूहवाचक संज्ञा। गिनती की जा सकती है, यह जो एक समूह का बोध कराए उसे हम समूहवाचक कहते हैं। व्यक्तियों के समूह को जैसे भीड़, संगठन, गिरोह, सभा, परिवार, दल, कक्षा, सदस्य आदि। वस्तुओं का समूह जैसे गुच्छा, पुंज। नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण हम 5 प्रकार से कर सकते हैं। पहला आपका विशेषण से, दूसरा क्रिया से, तीसरा आपका जातिवाचक संज्ञा से, चौथा आपका सर्वनाम से, पांचवा आपका अव्यय से। नेक्स्ट विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। कुटिल से आपका कुटिलता हो जाएगा, सरल से सरलता हो जाएगा, युवा से यौवन हो जाएगा, ऊंचा ऊंचाई हो जाएगा, लंबा का लंबाई हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक शब्दों का विशेषण से भाववाचक संज्ञा का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, संज्ञा का तीसरा पार्ट, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। दोस्तों वीडियो एंड तक बने रहेगी। वीडियो दोस्तों लंबी हो सकती है, वीडियो आपका 4-5 घंटे का हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हम यूपी पुलिस के लिए महा मैराथन हिंदी क्लास हम दोस्तों करा रहे हैं। यह दोस्तों विनायक बैच का नवीन सर के द्वारा कराया गया है दोस्तों क्लास। हम आप लोगों को एक साथ हैंड रिटन नोट्स नवीन सर का रिवीजन करा रहे हैं, तो वीडियो एंड तक बनी रहेगी दोस्तों। पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे एक साथ संपूर्ण पीडीएफ दे दूंगा दोस्तों। चलिए वीडियो आप लोग बने रहिएगा, सपोर्ट करिएगा आप लोग। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो आप लोग देख सकते हैं, इंसान से इंसानियत हो जाएगा, पुरुष से पुरुषत्व हो जाएगा, स्त्री से स्त्रीत्व हो जाएगा, माता से मातृत्व हो जाएगा। इसी प्रकार कई हम बना सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जो किसी कार्य के होने को बोध कराए उन्हें हम क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ना से उड़ाना, उभरना का उभार, गड़गड़ाना का गड़गड़ाहट, हंसना का हंसी, बनाना का बनावट, सजना का सजावट। इसी प्रकार हम अनेक शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। तो वे अभिकारी शब्द हैं
इसके अंतर्गत लिंग, वचन, काल, कारक के अनुसार नहीं बदल सकते हैं। जैसे अधिक का अधिकता, निकट का निकटता, समीप का समीप, मना का मनाही, हाहा का हाहाकार, बहुत का बहुतायत आदि इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट, सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। इसमें आपका अह से अहंकार हो जाएगा, निज से निजित्व हो जाएगा, अपना से अपनापन हो जाएगा, सर्व का सर्वस्व हो जाएगा। इसी के अंतर्गत मैं, तुम, हम, यह, वह आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया दोस्तों, सर्वनाम आ गया। दोस्तों वीडियो में एंड तक बने रहेगा आप लोग। सर्वनाम दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ गया है। परिभाषा है, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे राकेश अच्छा छात्र है, वह विषय में समझने पर व्यक्तिवाचक ध्यान देता है। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकते हैं। जैसे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्य, इसके अंतर्गत हम अज्ञ का प्रयोग करते हैं। यह एक शानदार लेखक थे, हिंदी साहित्य पर अच्छी पकड़ रखते थे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। नेक्स्ट पॉइंट, मूल सर्वनाम शब्दों की कुल संख्या टोटल 11 होती है। इसमें एक में मैं तुम होता है, दूसरे में आपका जो सो होता है, तीसरे में आपका यह वह होता है, चौथे में आपका आप होता है, पांचवें में आपका कौन क्या होता है, छठवें में आपका कोई कुछ होता है। नेक्स्ट पॉइंट, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। यह किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु का बोध कराता है। जैसे यह मेरा पेन है आदि इसके तमाम उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। ये नोट करने वाली बात यह है इसकी, यदि सर्वनाम के साथ संज्ञा शब्द आ जाए तो सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे उदाहरण, यह पेन मेरा है, तो इसमें आपका पेन आपका जातिवाचक हो जाएगा, यह आपका सर्वनाम हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक उदाहरण भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यह अनिश्चय व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध कराता है। इसके अंतर्गत उदाहरण हो जाएगा, बाहर गेट पर कोई आया है, कोई आ रहा है, तो यह आपका अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वह सर्वनाम जो प्रश्न करने का प्रयोग किया जाए प्रश्नवाचक कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका यह किसकी पुस्तक है, दूध में क्या गिर रहा है, यह किसकी कलम है, तो इस प्रकार कई उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, सर्वनाम का दूसरा पार्ट, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो दो उपवाक्यों को जोड़ते हैं उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे जैसा करोगे वैसा भरोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा देश वैसा भेष, जितनी मेहनत उतनी सफलता। इस प्रकार अनेक उदाहरण इसके हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो स्वयं यानी खुद यानी स्वतः अपने को आप बोध करा, उन्हें हम निजवाचक कहते हैं। जैसे मैं खुद पोछा लगाऊंगा, मैं स्वयं खाना बनाऊंगा। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो किसी 3 पुरुष का वर्णन करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके अंदर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 पद होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक होते हैं। इसके अंतर्गत मेरा, मुझको, मुझसे, हमारा, हमारी आदि कारक आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका उदाहरण है, वह ईमानदार लकड़ी है। इसमें आपका अन्यवाचक, मैं जिम्मेदारी उठाना चाहता है, उत्तम पुरुषवाचक है। तुम्हें कम बोलना चाहिए, आपका मध्यम पुरुषवाचक। मैं खाना खाना चाहता हूँ, आपका उत्तम पुरुष है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों। टाइम बहुत कम है दोस्तों। क्रिया आ गया दोस्तों। क्रिया का उदाहरण है, वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते उसे हम क्रिया कहते हैं। धातु, मूल धातु। वे मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है उसे धातु कहते हैं। मूल धातु आपका ना प्रत्यय क्रिया का शब्द होता है। हंस में आपका ना जोड़ने पर हंसना हो जाता है। जैसे टहलना में आपका टहल में ना जुड़ता है, रोकना में आपका रोक में ना जुड़ता है। इसी प्रकार अनेक उदाहरण हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धातु आपका मूल क्रिया। पढ़ आपका धातु हो जाएगा, मूल क्रिया इसका पढ़ना हो जाएगा। लिख आपका धातु हो जाएगा, मूल क्रिया इसका लिखना हो जाएगा। देख आपका धातु हो जाएगा, देखना आपका मूल क्रिया। इस प्रकार अनेक उदाहरण है। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, इसकी क्रिया में कर्ता प्रेरक होता है और उसकी मौजूदगी में काम हो रहा है। इसमें आना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, दिखाना। नेक्स्ट पॉइंट, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से करवा उसे हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। इसमें वाना प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे सिद्धि ने नवीन से पत्र लिखवाया, पढ़वाना, लिखवाना, दिखवाना, मंगवाना आदि शब्द आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, धातु, मूल क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे आपका धातु हो जाएगा पढ़, इसका मूल धातु हो जाएगा, मूल क्रिया हो जाएगा पढ़ना, और इसका प्रथम प्रेरणार्थक हो जाएगा पढ़ाना और द्वितीय प्रेरणार्थक हो जाएगा पढ़वाना। धातु, लिख धातु का मूल क्रिया लिखाना हो जाएगा, प्रथम प्रेरणार्थक लिखवाना हो जाएगा, लिखाना हो जाएगा और द्वितीय प्रेरणार्थक आपका लिखवाना हो जाएगा। इसी प्रकार अनेक शब्द हैं, आप लोग देख लेना, PDF आपको दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, क्रिया के भेद।
क्रिया के भेद कर्म के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक अकर्मक होता है, एक सकर्मक होता है। अकर्मक कर्म की अपेक्षा नहीं होती, जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब मिल जाता है उसे अकर्मक कहते हैं, और जिसमें क्या से प्रश्न करने पर जवाब नहीं मिलता उसे हम सकर्मक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, जैसे उड़ना, कूदना, सोना, मरना ये सब, और सकर्मक आपका खाना, गाना, पकाना आदि आते हैं। नेक्स्ट उदाहरण आपका वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो इसमें आपका पत्ते का गिरना यह आपका अकर्मक क्रिया है। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, आपका अकर्मक है। राम बाजार जा रहा है, तो यह आपका अकर्मक है। रमेश पढ़ रहा है, रमेश क्या पढ़ रहा है, इससे क्या का जवाब, यह आपका सकर्मक है। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, आप लोग उदाहरण देख लेना। नेक्स्ट पॉइंट क्रिया का दूसरा पार्ट आपकी स्क्रीन पर है। सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक अकर्मक सकर्मक, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। इसके अंतर्गत आप लोग देख सकते हैं, एक कर्मक सकर्मक क्रिया, जैसे हरीश सेब खाता है, नवीन ने छात्रों को पढ़वाया, नवीन ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। इसी प्रकार अनेक उदाहरण बन सकते हैं। द्विकर्मक में अंतर है, एकर्मक सकर्मक है, और नवीन ने छात्रों से हिंदी पढ़वाया पर द्विकर्मक है। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं, नोट करने वाली बातें हैं। एक वाक्य में 8 कारक हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द में 2 कारक नहीं हो सकते। जब देने की बात की जाए तो उसमें सही चीज़ और गलत चीज़ का पता जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, सही चीज़ जो वापस न दी जाए वहाँ संप्रदान कारक होता है, कर्म कारक नहीं होगा, लेकिन बाकी तीनों में कर्म कारक होगा। जैसे हरीश ने धोबी को कपड़े दिए। नेक्स्ट पॉइंट, संरचना के आधार पर क्रिया। संरचना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। पहला आपका पूर्वकालिक, दूसरा प्रेरणार्थक, तीसरा नाम धातु, चौथा आपका कृदंत, पांचवा आपका संयुक्त होता है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य का होना पाया जाता है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे हरीश पढ़कर चला गया, वह चाय पीकर सो गया। नेक्स्ट पॉइंट, प्रेरणार्थक क्रिया। जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे सिद्धि ने नवीन से सब्जी मंगवाई, नौकर ने मालिक से पूछा लगवा, तो अनेक इसके उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट, क्रिया का तीसरा पार्ट, नाम धातु क्रिया। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनाती हैं नाम धातु कहते हैं। जैसे लाठी से लठियाना, हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, गाली से गलियाना आदि उदाहरण हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट, कृदंत प्रत्यय। कृदंत क्रिया वे क्रिया जिनमें ना प्रत्यय नहीं होता है। जैसे खेल का खेलेगा, खेलता, चल का चलेगा, चलेगी, चले। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त प्रत्यय। जब किसी एक कार्य के लिए एक से अधिक क्रिया पद प्रयोग हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया करते हैं। जैसे वह मुझे मार डालेगी, इसमें मारना डालना दोनों आते हैं। मोहन सामान को ले जाएगा, तो इसमें लेना जाना दोनों हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। पहला आपका आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ का बोध कराता वर्षा होने लगी, मोहन पढ़ने लगा। नेक्स्ट पॉइंट, समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें समाप्ति का बोध कराता है, जैसे राधा नहा चुकी, रमेश खाना खा चुका। नेक्स्ट तीसरा है अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। अवकाश का बोध कराते उसे अवकाश बोधक, जैसे राम गाना नहीं गा पाया, रावण युद्ध नहीं जीत पाया। नेक्स्ट चौथा है अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें अनुमति का बोध कराता है, जैसे राधा को बोलने दो, मुझे जाने दो। नेक्स्ट पांचवा है नित्यता बोधक संयुक्त। इसमें नित्यता का बोध कराता है, हवा बह रही है, मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट पॉइंट, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। आवश्यकता का बोध कराती है, जैसे राधा को घर का कार्य करवाना पड़ा, अभिषेक को यह कार्य करना पड़ा चाहिए। नेक्स्ट सातवां आपका निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। नेक्स्ट पॉइंट, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। निश्चयता का बोध कराता है, जैसे मोहन ने कहा कि अब पीटेगा। नेक्स्ट आठवां आपका इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इच्छा का बोध कराता है, वह बाजार जाना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट नौवां है अभ्यास बोधक क्रिया। इसमें अभ्यास का बोध कराता है, वह पत्र लिखा करता है, वह बाजार जाया करता है। नेक्स्ट पॉइंट 10वां है शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें शक्ति का बोध कराता है, जिसे हरित दीवार तोड़ सकता है, सविता चल सकती है। 11वां आपका पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। समान ध्वनि का बोध कराता है, जिसे मंजीश पढ़ाई लिखाई करता है, प्रियंका विद्यालय आया जाया करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रिया का चौथा पार्ट, संरचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के 8 भेद होते हैं। पहला आपका पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया, संयुक्त क्रिया। और छठा आपका सहायक क्रिया। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया का सहायता करती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। वह खाना खा चुका।
सातवां आपका है सामान्य क्रिया। जब क्रिया को पूरा करने के लिए सिर्फ एक क्रियापद आवश्यकता हो, सामान्य क्रिया कहते हैं। बबीता गई, राम छवि जाएगा। आठवां आपका सजाती क्रिया। जब एक क्रिया शब्द को दो रूपों में लिखा जाए सजाती कहते हैं। उन्होंने ऊंची चढ़ाई चढ़ी। लड़की अच्छी चाल चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अन्य महत्वपूर्ण क्रियाएं। क्रियात्मक संज्ञा। पढ़ाई करने से चरित्र का निर्माण होता। दौड़ना और स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है यौगिक क्रिया और रूढ़ क्रिया। मूल धातु और ना प्रत्यय को छोड़कर अन्य कोई प्रत्यय हो, जैसे चढ़ना, चढ़वाना, चलाना, चढ़वाना, यह आपका यौगिक क्रिया के अंतर्गत आता है। रूढ़ क्रिया, इसमें मूल धातु और ना प्रत्यय होता है, जैसे चढ़ना, चढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट क्रिया विधि क्रिया। जिस क्रिया से आज्ञा का पता चले उसे हम विधि क्रिया कहते हैं। यहाँ से तुरंत चले जाओ, सारे चुपचाप बैठ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं अनुक्रमात्मक क्रिया। जिसमें शब्दों का अनुकरण हो तो अनुक्रमात्मक क्रिया कहते हैं, जैसे अभिविनाना, भनभनाना, बड़बड़ाना। नेक्स्ट पॉइंट समापिका क्रिया। सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर क्रिया समापिका क्रिया कहलाते हैं, जैसे बच्चे कक्षा में पढ़ते हैं। नेक्स्ट असमापिका क्रिया। सिर्फ वाक्य की समाप्ति पर ही क्रिया नहीं होगी, अन्य स्थान पर होगी, तो आपका असमापिका क्रिया कहलाते हैं। सामने बहता हुआ कमल बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अध्यापक से मिलकर सभी लौटा हुआ हूँ। नेक्स्ट पॉइंट को चलते विशेषण आ गया। तो विशेषण का परिभाषा, वे शब्द जो विशेष संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते उसे हम विशेषण कहते हैं। सुंदरता, बच्चा। सुंदर आपका विशेषण हो गया, संज्ञा आपका बच्चा हो गया, विशेषण आपका सुंदर हो गया। नेक्स्ट नोट करने वाले, जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बारे में बात की जाती है उन्हें हम विशेष कहते हैं। जैसे आपका चालाक व्यक्ति, इसमें आपका चालाक आपका विशेषण हो गया, व्यक्ति आपका विशेष हो गया। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं विशेष। यह बहुत अच्छा है, इसमें आपका यह आपका सर्वनाम हो गया, बहुत आपका विशेषण हो गया, अच्छा आपका विशेषण हो गया। नेक्स्ट पॉइंट प्रविशेषण। वे शब्द जो विशेषण से पहले प्रयोग होकर विशेषण पर जोड़ डालते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे भोजन बहुत स्वादिष्ट है, इसमें आपका भोजन आपका विशेषण हो गया, बहुत आपका प्रविशेषण हो गया, स्वादिष्ट आपका विशेषण हो गया। ऐसे ही कई उदाहरण हैं आपके। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं विशेषण के भेद। विशेषण के आपके दो भेद होते हैं, पहला आपका स्थान के आधार पर, दूसरा आपका संरचना के आधार पर। स्थान के आधार पर भी दो होते हैं आपका, इसमें आपका उद्देश्य विशेषण और विधेय विशेषण। और संरचना के आधार पर चार होते हैं, एक संख्यावाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा सर्वनामिक, चौथा गुणवाचक। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। पहला आपका स्थान के आधार पर विशेषण के भेद। पहला आपका उद्देश्य विशेषण। यदि व्यक्ति में विशेषण विशेष से पहले आ जाए तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। आज सुहावना मौसम है, गाय मीठा दूध देती है। नेक्स्ट पॉइंट विशेष से विशेषण। यदि वाक्य में विशेष से विशेषण से पहले आए तो विशेष से विशेषण कहते हैं। विधेय विशेषण। आज मौसम सुहाना है, गाय दूध मीठा देती है, आदि उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यक्ति बहुत ईमानदार है, इसमें विधेय विशेषण है। यह बहुत ईमानदार व्यक्ति आपका उद्देश्य विशेषण है। नेक्स्ट प्रयोग के आधार पर संरचना का विशेषण चार होते हैं। पहला आपका संख्यावाचक। ऐसे विशेषण जो किसी संख्या का बोध कराता संख्यावाचक कहते हैं। यह दो होता है, निश्चय संख्या और अनिश्चय संख्या। निश्चय आपका 2, 4, 8, 20, 700, 1200, 12 आदि। अनिश्चय संख्यावाचक कुछ संख्या बहुत, बीसों, हजारों, अनेक, लगभग, 20 आदि आते हैं, अनिश्चयवाचक संख्या होते हैं। सड़क पर 4 डिब्बे पड़े हैं तो आपका निश्चय संख्या, सड़क पर कुछ डिब्बे है, आपका अनिश्चयवाचक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट विशेषण का दूसरा पार्ट। तो विशेषण के चार भेद में आपका आता है संख्यावाचक विशेषण भी आता है। इसमें भी दो होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय संख्यावाचक विशेषण कोई कई वर्गों में बांटा जा सकता है, और अनिश्चय आपका चंद लोग, सैकड़ों लोग, हजारों लोग आदि आते हैं। पहला आपका क्रम बोधक निश्चय संख्यावाचक, दूसरा आवृत्ति बोधक संख्यावाचक, तीसरा समूह बोधक, चौथा प्रत्येक बोधक, पांचवा आपका गणना बोधक। गणना बोधक दो होते हैं, पूर्णात्मक बोधक और अनपूर्णात्मक बोधक। पूर्णात्मक में जैसे 1, 2, 3, 4 आदि आते हैं। अपूर्णांक में आपका पाव, आधा, पौना, सवा, डेढ़ आदि। नेक्स्ट पॉइंट, माँ ने 3 दर्जन केले खरीदे तो आपका निश्चय संख्यावाचक पूर्णांक बोधक है। कक्षा में 3 व्यक्ति बैठे हैं, इसी प्रकार ये भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं अपने हम परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें आपका माप तौल का बोध होता है। आपका दो प्रकार होता है, निश्चय, अनिश्चय। जो एक निश्चित माप तौल की वस्तु का बोध कराए तो उसे परिमाण निश्चयवाचक कहते हैं, और अनिश्चय में जो एक अनिश्चय माप तौल का बोध कराए तो उसे अनिश्चय परिमाण कहते हैं। जैसे निश्चय में आपका 5 किलो आलू, 6 फीट, 2 किलो सेब, और अनिश्चय में आपका जैसे थोड़ा दूध ले आना,
बोतल में कुछ पानी है, कुछ मीटर कपड़ा ले, आदि उदाहरण है। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, सर्वनामिक विशेषण। यह भी दो प्रकार का, मौलिक और यौगिक। नेक्स्ट पॉइंट, विशेषण का तीसरा पार्ट सर्वनामिक पढ़ रहे थे, जिसमें से आपका पहला है मौलिक सर्वनामिक विशेषण। इसमें तुम, यह, वह, ये आदि आते हैं। यौगिक सर्वनामिक विशेषण में आपका इसका उदाहरण जैसा, ऐसा, वैसा आदि आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गुणवाचक विशेषण। यह किसी संज्ञा सर्वनाम की गुण, दोष, आकार, रंग, स्वाद, दशा, स्पर्श, संज्ञा, संबंधित स्थान आदि का वर्णन करता है, उस गुणवाचक कहते हैं। जैसे अच्छा, दयालु, ईमानदार, सच्चा, सीधा, इस प्रकार आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वह ईमानदार व्यक्ति है, उदाहरण है आपका। विशेषण की अवस्था, विशेषण की तीन अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था। मूलावस्था, जब किसी से कोई तुलना ना हो तो मूलावस्था कहते हैं। जैसे नीम कड़वा है, राम ईमानदार है, रमेश सिद्ध सुंदर है। उत्तरावस्था, जब दूसरे से तुलना हो, जैसे राम हरीश से ज़्यादा ईमानदार है, राकेश मोहन से होशियार है। उत्तमावस्था, जब सभी से तुलना की जाए, जैसे राम सबसे ईमानदार है, राकेश कक्षा में सबसे होशियार है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, उच्चतम, उच्चतम। इस प्रकार आप लोग विभाजित कर सकते हैं। विशेषण की पहचान, विशेषण के बाद व्यक्ति वस्तु लगाकर देख लो तो आप जैसे ईमानदारी, बेईमानी, ईमानदारी, बेईमानी, व्यक्ति में 18 रसगुल्ला आदि, ये सब। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग आ गया आपका। इसका परिभाषा है, वह सब जो किसी पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध कराते थे, लिंग कहते हैं। पुरुष जाति को बोध कराने वाले को पुल्लिंग कहते हैं, स्त्री जाति का बोध कराने वाले को स्त्रीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हिंदी भाषा में सिर्फ दो लिंग होते हैं। पहला आपका लिंग शब्द शाब्दिक अर्थ है निशान या चिन्ह। ये दो होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। नोट करने वाली बातें हैं, लिंग की पहचान के लिए तीन मुख्य तरीके हैं। पहला आपका सर्वनाम द्वारा, मेरा, मेरी। दूसरा आपका विशेषण द्वारा, अच्छा, अच्छी। तीसरा आपका क्रिया द्वारा, रहा है, रही है। नेक्स्ट पॉइंट, पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द, जैसे लड़का, मोबाइल, गिलास, पंखा, कटोरा, खर्च आदि सब पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग में जैसे लड़की, रोटी, कटोरी, घड़ी, चम्मच, अलमारी, चारपाई आदि इसके अंतर्गत स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपने प्रश्न। लता स्त्रीलिंग है, रमेश स्त्रीलिंग है, शीशम पुल्लिंग है, उड़द आपका पुल्लिंग है, दही आपका पुल्लिंग है आदि, इस प्रकार आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, पुल्लिंग शब्द, महासागरों के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, देश के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ग्रहों के नाम आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, अनाजों के नाम आपका पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, पर्वत का नाम पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, धातु रत्न के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, द्रव्य पदार्थ के नाम भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। इसमें आपके अपवाद, धातु के अंतर्गत अपवाद आपका चांदी है, अनाजों के अंतर्गत अपवाद आपका मक्का, जई, ज्वार, मसूर, अरहर, मूंग, सरसों, ये सब आपके अपवाद हैं। ग्रह के अंतर्गत पृथ्वी आपका है, स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। द्रव्य के अंतर्गत छाछ, शराब, चाय, लस्सी आदि, ये सब अपवाद हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, बार महीना का नाम, ये भी पुल्लिंग के अंतर्गत। अपवाद स्वरूप आपके जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये आपके स्त्रीलिंग हैं। नेक्स्ट पॉइंट, बात कर लेते हैं, सभी वर्ण भी इस पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, सिर्फ ई, बड़ी ई, ऋषि, ये तीनों स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, आपका वृक्षों के नाम भी आते हैं। अपवाद में आपका इमली, चंपा, बैकाई, खेजड़ी आदि, ये सब छोड़ के सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लिंग का दूसरा पार्ट, स्त्रीलिंग शब्द। इसमें आपका ऋतुओं के नाम आते हैं, जैसे शरद, ग्रीष्म। अपवाद में आपका पतझड़, सावन, ये सब आपका पुल्लिंग है। तिथियों के नाम भी आते हैं, जैसे एकादशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या। नदी के नाम, जैसे गंगा, यमुना। अपवाद में आपके ब्रह्मपुत्र, सोन नदी आपके अपवाद हैं। भाषा, बोली, लिपि के नाम, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, मेवाती, खेड़ी आदि। नेक्स्ट, झीलों के नाम, जैसे डल, बूलर, चिल्का। नेक्स्ट पॉइंट है आपका दलों के नाम। इसमें अपवाद है आपका उड़द, ये आपका पुल्लिंग है। मसालों के नाम, जैसे इलायची, सौंफ, मिर्च, हल्दी, लौंग। अपवाद के अंदर नमक, जीरा, ये आपका पुल्लिंग है। नेक्स्ट, पुस्तकों के नाम आपका, जैसे रामायण, महाभारत, पुराण। राज के नाम स्त्रीलिंग है, जैसे कुंभ, मीन, तुला, सिंह, मेष, कर्प। आवट प्रत्यय वाले शब्द, जैसे सजावट, बनावट, लिखावट। आनी प्रत्यय, जैसे भाव का भवानी, नौकर का नौकरानी, मुगल का मुगलानी आदि बहुत हैं, इस प्रकार लगा के बना सकते हैं। आइन प्रत्यय के अंतर्गत, जैसे गिसिर का मिसिर का मिसिराइन, चौबे का चौबाइन, कार का काइन
कुम्हार का कुम्हाराइन। इसी प्रकार अनेक शब्द का हम आइन प्रत्यय का प्रयोग करके बना सकते हैं। नी प्रत्यय के अंतर्गत स्वामी के जैसे स्वामिनी हो जाएगा, तपस्वी का तपस्विनी, यशस्वी का यशस्विनी, अभिमानी का अभिमानिनी। नेक्स्ट ई का प्रत्यय लेखक का लेखिका हो जाएगा। इसी प्रकार पाठक का पठिका हो जाएगा, नायक का नायिका, गायक गायिका, संयोजक का संयोजिका। इसी प्रकार अनेक शब्द का कर सकते हैं। मति प्रत्यय जैसे श्रीमान का श्रीमती, आयुष्मान का आयुष्मती, बलवान का बलवती, भाग्यवान का भाग्यवती। इसी प्रकार अनेक शब्द का कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट त्रि प्रत्यय नेता का नेत्री, कर्ता का कर्त्री, रचयिता का रचयित्री, अभिनेता का अभिनेत्री। इसी प्रकार अनेक शब्द हैं। नेक्स्ट पॉइंट अप्रत्यय जैसे शिष्य का शिष्या, आत्मज का आत्मजा, सूत का सूता, तनय का तनया। नेक्स्ट पॉइंट और चलते हैं लिंग का तीसरा पार्ट उभय लिंग। वे पद जिसका स्त्रीलिंग निर्माण उससे पूर्व महिला लगाकर किया जाता है। तो जैसे मुख्यमंत्री, सचिव, डॉक्टर, ग्राहक, प्रधानमंत्री, पाशी, सभापति, शिशु, राष्ट्रपति, चित्रकार, खिलाड़ी, वर्फ, राजदूत, पत्रकार, प्रबंधक, दोस्त, उच्चायुक्त, वकील, इंजीनियर। वे शब्द जो नर या मादा लगाकर दर्शाए जाते हैं, जैसे तोता मादा, और गिलहरी का नर गिलहरी, कोयल का नर कोयल। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं आदि हैं, जैसे एकदम भिन्न रूप से लिंग का परिवर्तन, जैसे कवि का कवित्री, युवक का युवती, विद्वान का विदुषी, पति का पत्नी, भाई का भाभी, पिता का माता। तो ये आपके अनेक शब्द हैं। नेक्स्ट पॉइंट को चलते हैं लिंग किस भाषा का शब्द है, तो लिंग आपका संस्कृत का है। लिंग का निर्धारण किस आधार पर है, तो लिंग का आधार संख्या के आधार पर किया जाता है। किन्नर के अंतर्गत दो पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों होता है। तो डॉक्टर वासुदेवानंदन के अनुसार पुल्लिंग होता है किन्नर। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वचन आ गया दोस्तों। परिभाषा इसका है वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराए तो वचन करते हैं। जैसे एक का अकेला एक वचन, संख्या में एक का बोध होता है। अनेक जैसे अन प्लस एक अनेक। नेक्स्ट पॉइंट वचन संज्ञा का ज्ञान। लड़का खाता है एक वचन, लड़के खाते हैं तो आपको बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। एक शब्द की कमी भी दो बहुवचन नहीं हो सकते, एक बहुवचन हो सकता है और दूसरा कार्य रूप होगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। दोस्तों वीडियो एंड तक बने, वीडियो को पूरा देखना दोस्तों। मैराथन दोस्तों 5-6 घंटे को सकती है।